कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा ईएमआई वो पैसा देने वाला ईएमआई नहीं भाई। ईएमआई सुनते ही कुछ लोग जो है आजकल तो मोबाइल वगैरह ईएमआई खरीदने लगे हैं। आप में से भी कुछ लोग हैं, हमको पता है। तो वो वाली ईएमआई हम नहीं मांगने आए हैं, ना बताने आए हैं। हम जो बताने वाले हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ ईएमआई जो चैप्टर है हमारा क्लास 12th का 6th चैप्टर है ये ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका बेटा तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे और देखते देखते हम लोग सीख लेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे हम नीट को, जेई को और जितने भी सेंट्रल एग्जामिनेशन आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के होते हैं 12th लेवल पे, हम उसको क्रैक कर सकते हैं आसानी से। जो क्वेश्चन इससे मिलेगा वो हम तो पक्का करने वाले हैं। तो इसका जो पहला हेडिंग हमें पढ़ना है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, वो है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी शुरुआत कहां से होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इनका शुरुआत है। अब सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी। फाई बी, बी इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि फाई जो है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऑलरेडी हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। तो खाली फाई लिख देंगे तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि यार मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो फाई बी लिखिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई ई लिखिए। तो ये बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत सिंपल सा इसका ऑब्जर्वेशन है। ये होता है बेटा बी डॉट ए, बी डॉट ए। यहाँ पे बी है मैग्नेटिक फील्ड और ए है एरिया वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा। यहाँ बेटा जो थीटा एंगल लिया गया है वो किसके किसके बीच का है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है। लेट अस सपोज अगर हमारे पास ये सरफेस दिखाई दे, ये सरफेस है, ये हमें सरफेस कोई दिखाई दे रहा है, इसका एरिया, ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये इसका एरिया है, टोटल एरिया, ये इसका एरिया है और एरिया वेक्टर इसका जस्ट ऊपर की तरफ। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक लाइन इस तरह से इंटर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अगर हम इस तरह से दिखा दें तो ये एंगल जो थीटा है ये बी और ए के बीच का एंगल बी ए। दो अक्षर पढ़े जिंदगी में वो भी उल्टा, ए बी नहीं, बी ए। तो बी और ए के बीच का एंगल है थीटा, जो हम यहाँ पे लिखे। तो ये तो हो गया हमारा फ्लक्स। नॉर्मली क्या होता है? बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इसमें बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है? एरिया वेक्टर। कॉस थीटा की बात करें तो एंगल किसके किसके बीच का है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और एरिया में आप लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जान लीजिए कि एरिया का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए ये बोर्ड का जो हमें ये प्लेन दिख रहा है बेटा, इसको हम एरिया कर देंगे पूरा। लेकिन एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, जैसे मैं ऐसे हाथ रखा हूं तो मेरा हाथ ऊपर की तरफ बेटा ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर। मतलब अगर हम इस तरह से कोई प्लेट रख दिए तो उसका एरिया तो ऐसे दिख रहा है, प्लेट का एरिया इस तरह से दिख रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर क्या होगा? उस पर परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ये एरिया वेक्टर। तो एरिया का जो प्लेन दिख रहा है वो दिखता है हमको एरिया
परपेंडिकुलर। इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, उस तरफ से अगर देखते हैं इस प्लेन को, अगर हम इस बोर्ड पे उस पार जाके देखते हैं, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। समझ गए? एरिया वेक्टर से एंगल लेना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इंटर कर रही है, इधर से जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया अंदर की तरफ, ठीक अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ये प्लेन है, इस प्लेन का एरिया वेक्टर कहां? बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर और एरिया वेक्टर बाहर। आपको एंगल कितना मिलेगा इन दोनों के बीच का? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर बाहर, अपोजिट 180 डिग्री। और अगर कहीं आप इसको एरिया समझोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता हुआ, तब तो आप कहेंगे भैया ये 90 डिग्री एंगल है और ये हो जाएगा गलत। तो सारी कहानी समझ में आई? तो ये होता है। अब बेटा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमको ये सब तो आप बता दिए यार, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हमें डिफाइन करना हो, डेफिनेशन बताना हो, तो हम क्या बताएंगे? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर करेगी बेटा, जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर करेगी, उतना वहां का फ्लक्स। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ये बता रहा है कि पर्टिकुलर जो हमने एरिया लिया है उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ओके? अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला वैलिड होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म हो। मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। अगर बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तब क्या करेंगे? तब हमको करना होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ये भैया हमारा चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे हम फ्लक्स का एक छोटा सा पार्ट d phi b इसको इंटीग्रेट करेंगे और इधर क्या लिखेंगे? b डॉट a, सॉरी b डॉट da, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ b da cos थीटा। समझ गए? अगर बेटा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक? यूनिफॉर्म होगा तो ये लगाएंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यूनिफॉर्म पे क्या इसको लगा देंगे तो गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा। इसको बेटा अगर यहाँ लगा दें और एरिया टोटल हमें पता है a, b यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट बाहर निकल गया, एरिया टोटल इंटीग्रेट होकर a आ गया, cos थीटा आप जान ही रहे हैं, cos थीटा आपका जो है क्या b da cos थीटा की वैल्यू तो हम जो थीटा मिलना था वो तो फिक्स हो गया है। मींस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल तो हमें पहले से पता चल चुका है। इसका मतलब बेटा अगर ये फार्मूला यूनिफॉर्म में लगाएंगे तब भी सही होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये ऑलवेज वैलिड और ये तब वैलिड जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो पूरी बातें समझ में आ गई। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैग्नेटिक फील्ड B डॉट एरिया है BA cos थीटा। अगर हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है तो सीधे सीधे ये लग जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो B डॉट DA इंटीग्रेट कर देंगे, काम बन जाएगा। समझ गए? अच्छा, इसके बाद बेटा यूनिट की बात कर लेते हैं। B मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो गई टेस्ला और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट तो बेटा फ्लक्स का टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है और एक यूनिट इसका जो सबसे ज्यादा फेमस है वो होता है बेटा वेबर। क्या होता है? वेबर। ये आपका SI यूनिट होता है किसका? फ्लक्स का। ये कौन सी यूनिट होती है? SI।
ये बेटा फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है। तो आप याद रखेंगे फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई, वेबर, ओके। और इसका एक और यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर। इतनी बातों में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। चल, तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसका हम कैसे फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद अगला बेटा जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है वो है, अच्छा एक चीज यहां में छूट रहा है मुझसे बेटा, अगर मान लीजिए हम इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लें, आपको पता है ये मैंने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती है बेटा, साउथ में इंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में इंटर, नॉर्थ से निकलती है साउथ में, नॉर्थ से निकलती है साउथ में, नॉर्थ से निकलती है साउथ। अच्छा, अब अगर इस मैग्नेट को बेटा मैं मूव कराऊं, आगे पीछे कराऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें जब आगे ले जाऊंगा तो बढ़ेगी और पीछे ले आऊंगा तो कम होगी। समझ रहे ना? अगर इस मैग्नेट को थोड़ा पीछे ले आएंगे, ये देखो ये जो दो लाइन अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है तो बाहर हो जाएगी, बचेंगी ये, और पीछे ले आऊंगा ये भी बाहर हो जाएंगे, और पीछे ले आऊंगा ये भी बाहर हो जाएंगे। ये सीधा वाला क्या जाएगा, क्या सीधा वाला जाता रहेगा? नहीं भाई, इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं जो जाती रहेगी। अरे भाई, इसको भी तो घूम करके फिर पीछे आना ही है। इसका मतलब कि अगर हम मैग्नेट को पीछे कर दें तो में भी हो सकता है इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन न जाए। तो कहने का सेंस ये है, कहने का मतलब ये निकला कि यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जितना जाएंगी, जितना ज्यादा जाएंगी स्क्वायर के अंदर, मतलब उस एरिया के अंदर, उतना ज्यादा फ्लक्स मिलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी कम जाएंगी उतना कम फ्लक्स मिलेगा। समझिए। अब अगर हम स्क्वायर को ही एक की जगह दो स्क्वायर कर दें तो आप बताइए, जितना इस समय इसमें लाइन जा रही थी क्या उतना लाइन इसमें भी जा रही है? बिल्कुल जा रही है। उसके बाहर मैंने बनाया, फिर एक और बना दिया उसके अंदर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बेटा जो कॉइल है, जो कॉइल हम लिए हैं, जिसके अंदर, जिस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स मैं देख रहा हूं, अगर वो कॉइल n टर्न्स का हो जाए, कितने टर्न का? n टर्न्स का हो जाए बेटा, n टर्न्स का हो जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा n टाइम्स हो जाता है। मींस ये हो जाएगा n b डॉट a, n टाइम्स b डॉट a। समझ गए? तो ये बात आप अलग से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम जो कॉइल लिए हैं जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटर करा रहे हैं, अगर वो n टर्न्स का कॉइल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स n टाइम्स इंक्रीज होगा। समझ गए? अब आप एक क्वेश्चन कर लिया जाए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक हमारे पास डिस्क है बेटा, एक डिस्क है, एक डिस्क है, इसका जो रेडियस है वो आपको दिया है 0.02 मीटर, 0.02 रेडियस दिया है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन 60 डिग्री पर इंटर कर रही है।
इसके प्लेन के एरिया वेक्टर इसका कहां हो गया, ऊपर की तरफ। उस एरिया वेक्टर से 60 डिग्री एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें इंटर कर रही है और उसकी जो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दी है वो दिया है 1/π टेस्ला। ओके, अब नहीं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर के टर्म में दिया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के टर्म का दिया है, ऐसा यूनिट दिया है। आपसे कह रहे हैं कि इसका फ्लक्स कितना होगा, इसका फ्लक्स कितना होगा। आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा बताइए, ये क्वेश्चन बेटा आ चुका है एग्जाम में। क्या हो जाएगा, 5b = b a cos थीटा। बताओ, b की वैल्यू 1/π इंटू एरिया πr² 0.02 दिया है, 0.2 का स्क्वायर इंटू cos थीटा, cos 60 1/2। ये बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0.04 हो गया इंटू 1/2, 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 × 2 = 4, दैट इज 0.02। ये कितना आ गया, फ्लक्स आ गया 0.02 वेबर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये हम इस तरह के सिंपल क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं जो सीधे सीधे अगर आपको पता है फार्मूला कैसे होता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बताएंगे, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।